डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। अभी हम लोग मेजरमेंट टॉपिक से DFCCL एग्ज़ाम के लिए फार्मूला का रिवीजन देखेंगे। तो बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। DFCCL पेपर होने वाला, कन्फर्म में वीडियो देखिएगा तो बहुत कुछ फ़ायदा तो होगा ही। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग एरर से शुरू करते हैं। सर एरर क्या आता है? जब हमको जो चीज़ फाइंड आउट करना है वो नहीं आता, उससे कम या ज़्यादा वैल्यू जो मिलता है उसको हम लोग एरर बोलते हैं। लेकिन इसमें जो हम लोग को पढ़ना है उसको हम लोग बोलते हैं सर एब्सोल्यूट लिमिटिंग एरर के बारे में। इसका फॉर्मूला देखो सर क्या होता है। इसको परसेंटेज एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू जो होता है हमारा, ये एक्चुअल वैल्यू होता है। कहीं कहीं पे लिखा रहता है एक्चुअल वैल्यू माइनस नॉमिनल वैल्यू बाय नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है। चलो अब हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज एरर का फॉर्मूला जो होता है एब्सोल्यूट लिमिटिंग एरर का क्या आता है। AM मेजर माइनस ट्रू बाय ट्रू। ठीक है, एरर ट्रू निकालने के लिए क्या होता है, 1/1 प्लस एप्सिलॉन आर। परसेंटेज में नहीं ले रहे हैं, नॉर्मल वैल्यू ले रहे हैं, AM होता है। ठीक है, 1/1 प्लस एप्सिलॉन आर को ही बोला जाता है करेक्शन फैक्टर। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सर। टाइप ऑफ एरर्स। टाइप ऑफ एरर्स में हम लोग इम्पोर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। सबसे पहले देखते हैं ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है सर? ये हमारा ह्यूमन मिस्टेक रीडिंग में जो होता है ना, या रिकॉर्डिंग या कैलकुलेटिंग में, उसको हम लोग ग्रॉस एरर बोलते हैं। यानी कि हम लोग से जो गलती होती है रीडिंग लेने में, या फिर रिकॉर्डिंग में जो डेटा होता है वो हम लोग को दिखता है ना, या फिर हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें, ये सब हमारे ग्रॉस एरर में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर कब होता है? देखो इसमें हमारा 3 टाइप होता है सर। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रूमेंट एरर्स। ठीक है, यानी कि मिसयूज अगर इंस्ट्रूमेंट का हो जाए तब भी हमारा एरर कुछ आता है। मेजर करना है क्या, लगा के आ रहे हो तो हमारा इंस्ट्रूमेंट एरर आता है, लोडिंग इफेक्ट की वजह से आता है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है इसमें एनवायरनमेंट एरर, यानी कि ह्यूमिडिटी की वजह से होता है, डस्ट की वजह से हो सकता है कि हमारा मीटर की रीडिंग गलत है, वाइब्रेशन की वजह से हो सकता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो सकता है। तीसरा हमारा जो आता है ऑब्जर्वेशन एरर्स। ये हमारे क्या होता है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट, इसके वजह से भी होता है ऑब्जर्वेशन की वजह से। ठीक है, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं सर रैंडम एरर्स, यानी कि मीटर में रैंडम वेरिएशन हो जाना पैरामीटर्स के अंदर, तब भी हमारा जो एरर आएगा वो, तब भी हमारा जो रीडिंग आएगा वो क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। देखो इसमें एग्जाम्पल्स ही पूछा जाता है, मेजर आपको बस वही याद रखना है, ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आता है हमारा सर? वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर, पावर फैक्टर मीटर। जैसे हमारे किस में आता है सर? एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं। चलो इंडिकेटिंग में अब बात आती है सर रिकॉर्डिंग।
रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर में हमारा आता है सर ग्राफ पेपर पे जो होता है, मेमोरी, एटीसी, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग आता है। तीसरा हम लोग देखते हैं सर इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमारा आता है एनर्जी मीटर, एम्पियर आवर मीटर, एटीसी, ठीक है। ये सब एग्जांपल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में। उससे पहले देखना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है सर। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में आपको याद रखना है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके सर, मेजरेबल क्वांटिटी के। अब फिर बात आती है सर कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को टीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है वो देखते हैं सर। ये सर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट होता है। कंट्रोलिंग टॉर्क किसका अपोजिट होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, ठीक है। उसके बाद से इसमें हम लोग ये देखते हैं सर कि हमारा ये काम क्या करता है सर, ये हमारे मीटर के रीडिंग को कंट्रोल करता है। इन द सेंस ये बोला जा सकता है कि मान लो कि हमारा मीटर रीड कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग कंट्रोलिंग कुछ नहीं देंगे तो एक बार मीटर रीड करना शुरू करते तो फिर तो क्या होगा, मीटर का कांटा जो है लास्ट तक चला जाएगा। लेकिन हमको कहाँ पे जाकर रुकना है, तो हम लोग कुछ ना कुछ सिस्टम वैसे मैकेनिकली डिजाइन करेंगे। तो स्प्रिंग देते हैं और ये हमारा माउंटेड कैसे होता है सर, वर्टिकली माउंटेड होता है सर, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटी कंट्रोल और स्प्रिंग कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें लिख लो, पूछा जाता है कभी कभी, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटी कंट्रोल और स्प्रिंग कंट्रोल, ठीक है। अब इसमें और क्या देखना है सर, अब इसमें देखना है, 1 मिनट रुको मैं इसको मिटा लूँ। और इसमें लिख सकते हो कि स्प्रिंग देखो क्या चीज़ से बना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। स्प्रिंग मेड अप ऑफ फास्फोरस ब्रॉन्ज, ठीक है। ये क्यों इससे बनाता है, ये हमारा हीटिंग इफेक्ट को कम करता है, टू रिड्यूस द हीटिंग इफेक्ट। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से मटेरियल से बना होता है, रिड्यूस द हीटिंग इफेक्ट। चलो एक केस में क्या होता है सर, इन द कंट्रोल स्प्रिंग हैज बीन फेल्ड देन द पॉइंटर मूव द मैक्सिमम पोजीशन ऑफ द स्केल एक्सेप्ट इन पीएमएमसी। पीएमएमसी के अलावा अगर हमारा कंट्रोलिंग स्प्रिंग फेल हो गया तो हमारा क्या होगा, मीटर का रीडिंग मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है, ठीक है। सिर्फ हमारा पीएमएमसी के केस में मीटर का रीडिंग आ जाता है 0 पे। ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है, ये एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा था। इफ द कंट्रोल स्प्रिंग हैज फेल्ड then the pointer moves to the maximum position of the scale, ठीक है, maximum position of the scale except in PMMC, PMMC के सिवाय, ठीक है। चलो PMMC में क्या होता है, इन केस ऑफ PMMC पॉइंटर कम्स टू 0, यानी कि ये कहाँ पे चला आता है, इनिशियल कंडीशन पे चला आता है जहाँ से शुरू होता है रीडिंग, ठीक है। किसी केस में, PMMC के केस में, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। अब देखो डैम्पिंग फैक्टर के बारे में देखते हैं कुछ पॉइंट्स। डैम्पिंग मतलब कि ऑसिलेशन को ख़त्म करता है सर मीटर के। डैम्पिंग टॉर्क, देखो इसमें पे लिख लो, ड्यू टू इनर्शिया द पॉइंटर कीप्स
oscillating about its equilibrium। ठीक है, डैम्पिंग फैक्टर जो होता है डेल्टा का वैल्यू 0.6 to 0.8 के बराबर होता है। ठीक है, चलो अब एक और इसमें टॉपिक है टाइप ऑफ डैम्पिंग। टाइप्स ऑफ डैम्पिंग, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक ना एक सवाल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 5-6 सवाल रहेगा तो यही सब टॉपिक से रहेगा। ठीक है, टाइप ऑफ डैम्पिंग में देखो क्या पूछता है। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, और इसमें सबसे ज़्यादा सवाल क्या पूछता है वो मैं लिख रहा हूँ, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, जो अभी तक सबसे ज़्यादा बार पूछा गया। तो ये पूछा जाता है कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में किस में यूज होता है सर। तो हमारा यूज होगा सर मूविंग, आगे पढ़ोगे आप लोग, मूविंग आयरन और इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर टाइप। ठीक है, दो टाइप में हमारा यूज होता है, मूविंग आयरन और इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर टाइप में। ठीक है, और कभी रेयर इससे सवाल पूछा जाता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो लिख लो ये भी पॉइंट कि लो मैग्नेटिक फील्ड, बस आपको इतना ही ध्यान रखना फिलहाल के लिए, लो मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड। कभी कभी ये भी पूछा जाता है लेकिन रेयरली, लेकिन ये दोनों सवाल तो इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं हम लोग इसमें फ्लूइड फ्रिक्शन, ये भी एक टाइप ऑफ डैम्पिंग ही है। फ्लूइड फ्रिक्शन में भी सेम सवाल पूछा जाता है किसमें यूज होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है हमारा इलेक्ट्रो स्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होगा। ठीक है, तीसरा देखो ईडी करंट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोला जाता है, लेकिन ईडी करंट ही देखो आपको हमेशा वहीं दिखेगा। तो इसमें लिख लो कि हमारा हाई मैग्नेटिक फील्ड इसमें यूज होगा, हाई मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा ये लिख लोगे कि हमारा ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक सवाल देखोगे रहेगा ही डीएफसीसीएल में, पेपर दे के आओगे तो आपको खुद पता चलेगा। ठीक है, अब जो है बात आती है कि एरर्स को कम कैसे रखा जा सकता है मीटर के अंदर, एरर्स इन मीटर्स। तो हम लोग क्या करते हैं सर कि पहला हम लोग करते हैं काम कि टॉर्क पर यूनिट वेट क्या होता है सर, हाई होना चाहिए, यानी कि वेट कम होना चाहिए, टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं पॉइंटर हमारा एल्यूमिनियम से इसीलिए बनता है। ये पॉइंटर हमारा क्या चीज़ से बनता है, एल्यूमिनियम, ये भी आपको याद रखना है। वजह क्या है सर कि टॉर्क वेट रेशियो हमारा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारा देखना है इसमें, यह हमारा पहला फ्रिक्शनल एरर, पहला हमारा फ्रिक्शनल एरर के बारे में है। ठीक है, दूसरा हमारा जो है टेम्परेचर एरर होगा ना कि सर फ्रिक्शन की वजह से चलो तो एल्यूमिनियम यूज करेंगे, लेकिन टेम्परेचर को भी तो कंपेंसेशन करना है कि टेम्परेचर एरर नहीं है। तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से आरएम का वैल्यू बढ़ेगा, रेजिस्टेंस ऑफ मीटर का। इसके बदले क्या होगा सर, मीटर हमारा जो रीड करेगा एरर वैल्यू आएगा रीडिंग में। ठीक है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू कंपेंसेट द टेम्परेचर एरर द शंट एंड स्वैम्प रेजिस्टेंस आर मेड ऑफ मैग्नीन मटेरियल। देखो इसको याद रखोगे कि ये मैग्नीन मटेरियल से बना हुआ है, हम लोग मटेरियल से बना हुआ यूज करते हैं। इसमें क्या होता है सर, लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का। मैग्नीन क्या होता है सर, लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्टली मेन टॉपिक पे। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं पीएमएमसी। ठीक है, पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। इसमें हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है टीडी इक्वल टू NBAI होता है। टीसी हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क के थीटा हो गया, दोनों जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो NBAI इज इक्वल टू के थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं सर, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, क्योंकि हमारा आई और थीटा ही वेरिएबल है, होगा ना सर। मीटर के रीडिंग होगा तो हमारा पॉइंटर ऐसे जाएगा तो ये थीटा बढ़ेगा, तो यहाँ रीडिंग देगा 5 एम्पियर। ठीक है, चलो अब बाकी सब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि ये फिक्स्ड है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा सबसे पहले इसमें लिखना होता है कि पीएमएमसी के बारे में, इट्स मेजर डीसी वैल्यू ओनली। ठीक है, एसी वैल्यू ये मेजर नहीं करेगा।
ठीक है, इसका एक्यूरेसी होता है ज़्यादा, एक्यूरेसी हाई, ठीक है। उसके बाद से हम लोग इसमें ये बोल सकते हैं कि इफ़ द आउटपुट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर पासेस थ्रू PMMC देन इट्स रीड्स एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव। हाफ वेव जब इससे PMMC से पास कराओगे तो हाफ वेव का क्या ये मेजर करेगा, एवरेज वैल्यू। इसको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो ये हमारा PMMC के बारे में हो गया। पावर कंजम्पशन बहुत ही कम होता है, इसमें लिख लो पावर कंजम्पशन वेरी लो, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज देख लो क्या क्या है। डिसएडवांटेज में सबसे पहले लिख लो इट कैन मेजर स्मॉल वैल्यू, सिर्फ छोटे वैल्यू के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कॉस्टली है एज कंपेयर टू मूविंग आयरन, ठीक है। चलो हम लोग क्या करते हैं सर, PMMC में शंट एमीटर लगाते हैं सर। शंट एमीटर का मतलब क्या होता है सर, हम लोग मीटर के पैरेलली एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। उस रेजिस्टेंस का क्या होता है सर, देखो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर डायरेक्टली। शंट एमीटर का मतलब क्या हो गया, फॉर हाई वैल्यू ऑफ करंट मेजर, हाई वैल्यू ऑफ करंट मेजरमेंट्स, ठीक है। हाई वैल्यू ऑफ करंट मेजरमेंट, इसमें हम लोग क्या करते हैं सर, लो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस यानी कि पैरेलल रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करते हैं किसके क्रॉस, मीटर कहते हैं। यानी कि मैक्सिमम करंट कहाँ से पास कर जाता है, हमारा शंट रेजिस्टेंस से, जिससे क्या होता है मीटर जलता भी नहीं और मीटर हमारा मैक्सिमम रीडिंग करता है। देखो सर अब इसका वैल्यू क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RSH जो होता है ना शंट रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला होता है RM/M-1। RM क्या है, मीटर रेजिस्टेंस। M क्या है मैं बता रहा हूँ, M को हम लोग बोलते हैं I/IM, ठीक है, टोटल करंट बाई मीटर करंट। इसको हमेशा ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं सर वोल्टेज। देखो इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज मल्टीप्लायर, पढ़ते हैं हम लोग वोल्टेज मल्टीप्लायर। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि हमारा, एक मिनट रुको, इसमें क्या होता है कि हम लोग मीटर को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं वोल्ट मीटर में तो हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। और इसका वैल्यू जो होता है RS का वो M-1 इंटू RM होता है। ये हमेशा याद रखोगे वोल्ट मीटर के केस में। M का फॉर्मूला सेम है I/IM, या फिर V के केस में है तो V/VM, ठीक है। VM मीटर के क्रॉस वोल्टेज और V टोटल वोल्टेज, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसी में PMMC सेंसिटिविटी। PMMC सेंसिटिविटी में क्या देखते हैं, सेंसिटिविटी जो होगा हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फुल लोड करंट के, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, ओम पर, ठीक है। यानी कि ये सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ये समझ रहे हो। और वोल्ट मीटर का सेंसिटिविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी कि यहाँ पे लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी शुड बी हाई so that meter reads low error, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं, एक मिनट स्लाइड खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं मूविंग आयरन। मूविंग आयरन में हमारा TD का एक्सप्रेशन जो होता है याद रखोगे, I²/2 DL/d थीटा। TD इक्वल टू TC होता है, TC का क्या होता है K थीटा। तो थीटा का रिलेशन डायरेक्टली आ जाता है I² के। ये आपको हमेशा याद रखना है। इसमें क्या और याद रखना कि ये हमारा PMMC लीनियर स्केल होता है। मूविंग आयरन में क्या लिखोगे, सबसे पहले मेजर बोथ AC एंड DC, ठीक है। और क्या मेजर करता है ये, RMS वैल्यू, ठीक है। और कंट्रोल टॉर्क किससे प्रोवाइड किया जाता है इसमें, बोलो, स्प्रिंग से। यहाँ तक सही है। अब इसका डिसएडवांटेज देख लो,
पहला डिसएडवांटेज क्या है, लेस एक्यूरेट होगा, किसके कंपेयर में, पीएमएमसी के, पीएमएमसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट मीटर के बारे में पढ़ते हैं, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसमें सबसे पहले इसका एक्सप्रेशन लिख लो, टी डी जो होता है I1 I2 dm बाई डी थीटा हो गया। ठीक है, थीटा इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया I1 और I2 पे, क्योंकि आपको भी पता है टी डी इक्वल टू टी सी होता है, टी सी इक्वल टू के थीटा होता है। ठीक है, चलो अगर हम लोग डी सी का केस लें, I1 एंड I2 इज इक्वल टू आई हो गया, तो टी डी हमारा थीटा का क्या रिलेशन आ गया, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आई स्क्वायर। डीसी का केस में अगर एसी का केस लेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ, I1 होगा हमारा आई एम साइन ओमेगा टी, I2 जो होगा हमारा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, तो टी डी जो होगा IM1 IM2 बाई टू कॉस फाइव DM बाई डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से टी डी लिख लोगे I1 I2 कॉस फाइव DM बाई डी थीटा, और I1 एंड I2 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, RMS वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू देखो लिख सकते हैं IM1 बाई रूट टू इंटू IM2 बाई रूट टू, इसको लिख सकते हैं ना। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें लिख लो इसका वोल्ट मीटर इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप में, एंड एमीटर क्या करता है, रीड्स RMS वैल्यू। ठीक है, थीटा पावर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें। कंट्रोल प्रोवाइड बाई टू स्प्रिंग, टू कंट्रोल स्प्रिंग इसमें दिया हुआ रहता है। ठीक है, बोथ डीसी एंड एसी के लिए यूज होगा। क्लियर है, पावर कंजम्पशन इसमें ज़्यादा होगा, हायर पावर कंजम्पशन, हायर पावर कंजम्पशन देन पीएमएमसी एंड एमआई। ठीक है, देखो बस यही माइनर चीज़ें आपको समझ के जाना है। क्लियर है, सेंसिटिविटी इसमें क्या होगा, लेस होगा। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप के बारे में। देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनर चीज़ें। टी का फार्मूला जो होता है ना, बी स्क्वायर बाई टू डी सी बाई डी थीटा, थीटा रिलेशन बी स्क्वायर से आता है यहाँ पे, क्योंकि आपको भी पता है टी डी इक्वल टू टी सी होता है। सब चीज़ मैं लिख नहीं रहा हूँ, टी सी इक्वल टू के थीटा होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला लिख लो, पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है इसमें, पावर कंजम्पशन इज लेस। दूसरा क्या लिख लोगे इसमें, यह हमारा एक्सपेंसिव होता है, एंड साइज भी इसका बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। और रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, ये नॉर्मली वोल्ट मीटर की तरह यूज होता है। देखो सबसे पहले इसमें देखो पूछा जाता है भी नॉट, जिसको भी एवरेज बोला जाता है, एवरेज एज नहीं, भी एवरेज या भी डी, इसका जो वैल्यू होता है 0.45 भी RMS होता है। किसके लिए सर, हाफ वेव के लिए। ऐसा ही बस आपको याद रखना है फिलहाल के लिए। उसके बाद फुल वेव के लिए भी नॉट या भी एवरेज का जो वैल्यू होता है, या फिर इसको भी डी सी भी बोलते हैं, भी डी सी लिख लो यहाँ पे,
0.9 भी RMS हो जाता है। किसके लिए सर? ये फॉर फुल वेव। ठीक है, अब हम लोग सेंसिटिविटी के बारे में देखते हैं सर। तो DC सेंसिटिविटी जो होता है, इस DC क्या होता है? 1 बाई फुल स्केल करंट ओम पर वोल्ट। अब देखो AC सेंसिटिविटी, इसको याद रखोगे। पहला देख लो, हाफ वेव के लिए क्या होगा? सेंसिटिविटी ऑफ AC जो होता है ना 0.45 सेंसिटिविटी ऑफ DC होता है। ठीक है, फुल वेव के लिए देख लो, सेंसिटिविटी ऑफ AC जो होता है ना 0.9 सेंसिटिविटी ऑफ DC होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब मेजरमेंट ऑफ पावर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इसमें सवाल ऑब्जेक्टिव सॉल्व भी करेंगे। थैंक यू।